सभी का अपने YouTube चैनल स्पाई ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। अभी तक हमने जितना कुछ भी देखा या सीखा वो सब समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई क्वेरी है आप वीडियो के कमेंट में डालिए, मैं आपको उसका सॉल्यूशंस प्रोवाइड करूंगा। या दूसरा प्लेटफॉर्म टेलीग्राम है जिसका लिंक मैं हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देता हूँ। आप वहाँ पे क्वेश्चन पोस्ट कीजिए, आपको उसका सॉल्यूशंस मिल जाएगा। अभी मैं टेलीग्राम पे हर दिन 5 क्वेश्चन पोस्ट करता हूँ, आप जाइए और उसको अटेम्प्ट कीजिए। क्योंकि वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में जैसे आते हैं, चाहे वो नीट हो या जेई हो, एग्जाम के रिलेवेंट सारे क्वेश्चन हैं। अगर आप लोग क्वेश्चन नहीं प्रैक्टिस करोगे तो आपको नहीं आइडिया लगेगा कि जो थ्योरी आप लोग सीख रहे हो वो क्वेश्चन पे अप्लाई कर पा रहे हो कि नहीं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। तो चलिए, पिछले सेशन में हम लोगों ने रोटेशनल मोशन को फिनिश कर लिया था। आज के सेशन में एक नया चैप्टर ग्रेविटेशन, जिसको गुरुत्वाकर्षण कहते हैं, उसको शुरू करेंगे। तो इस चैप्टर में जितनी भी ब्रह्मांड में चीजें हो रही हैं, जैसे कि आपका मून, सूर्य और अर्थ, इन सबको हम ऑलमोस्ट स्फेरिकल क्यों मानते हैं। या दूसरा क्वेश्चन कि कुछ हमारे प्लेनेट हैं जो पृथ्वी के चारों तरफ 90 मिनट में चक्कर लगा देते हैं, जबकि मून है 27 डेज लेता है। और ऐसे ही जब कोई हमारा सैटेलाइट अर्थ से प्रोजेक्ट किया जाता है तो नीचे क्यों नहीं गिरता, उसको कौन बैलेंस करके रखता है। इन सारे क्वेश्चन के आंसर इस चैप्टर में मिलेंगे। ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है, अच्छे से समझिए। एग्जाम में इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए हुए चैप्टर शुरू करते हैं। आज का चैप्टर एकदम बेसिक्स रहने वाला है। स्टार्टिंग के 2 से 3 चैप्टर पूरा इसका कोर रहने वाला है, तो शांति से पेशेंस के साथ पूरा देखिए, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए हुए सेशन स्टार्ट करते हैं। तो देखो, जैसे कि चैप्टर ग्रेविटेशन है, पहले समझते हैं ग्रेविटेशन होता क्या है। उसका डिफिनेशन रीड करते हैं, फिर आपको एग्जाम्पल के थ्रू मैं एक्सप्लेन करूंगा। देखो क्या कह रहा, एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी विथ अ फोर्स कॉल्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। इस ब्रह्मांड में जितनी भी कोई भी बॉडी एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित कर रही है, उसी को हम गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं। अगला पॉइंट है, ग्रेविटेशन इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज इन द यूनिवर्स। आपका कोई भी दो बॉडी है, इनके बीच जो भी फोर्स लग रहा है, ये आपका कौन सा फोर्स है? ग्रेविटेशन फोर्स। और इस ब्रह्मांड में कोई भी दो बॉडी वो एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। जरूरी नहीं दो ही बॉडी है। इधर अगर मानो बहुत सारी बॉडी हो जाएंगी, इसके कारण इस पे लगेगा, इसका भी लगेगा। तो ऐसे ही जितनी बॉडी होंगी सब अपने चारों तरफ जो होगा उसको आकर्षित करने की कोशिश करती हैं, उसी को हम ग्रेविटेशन बोलते हैं। अब आप एग्जाम्पल में देखिए, मैंने यहाँ पे 2 एग्जाम्पल लिए हैं। पहला आप देखिए, ये हमारा गैलेक्सी है जो ब्रह्मांड, इसमें सूर्य के चारों तरफ देखो प्लेनेट जो है वो अपने अपने एक्सिस पे घूम रहे हैं। आखिर इनको बैलेंस करके कौन रखा है? जो फोर्स कुछ सूर्य लगा रहा है, ये प्लेनेट भी इसको उतना ही फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशन फोर्स। समझ में आया कि नहीं? दूसरा एग्जांपल आप देखो, ये न्यूटन जी को जहां से आइडिया आया था, देखो आप ये मत समझना कि सेब गिरा, न्यूटन जी ने एनालिसिस किया और ग्रेविटेशन वहां से जनरेट हुआ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनके पहले 200 साल पहले, 200-300 साल पहले से इस पे रिसर्च चल रहा था। उन्होंने उन सारी चीज़ों को स्टडी करके, इसके बाद जैसे ही एप्पल गिरा उन्होंने उस कॉन्सेप्ट को अपना ऐड करके ये थ्योरी ग्रेविटेशन का जनरेट किया था। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है ग्रेविटेशन का कॉन्सेप्ट केवल यहाँ से आया। इनके पहले 200-300 साल पहले से इस पे काम चल रहा था, लेकिन जो फाइनल लॉ था वो न्यूटन जी ने दिया, तो इसलिए इनका नाम लिया जाता है। तो यहाँ आप देखो, अगर ये जो एप्पल है, तो ये न्यूटन जी नीचे बुक लेके बैठे हुए हैं। एप्पल अगर गिरा तो इन्होंने सोचा कि आखिर ये ऊपर क्यों नहीं गया, ये आखिर ऊपर भी जा सकता था, इधर भी जा सकता था, इधर भी जा सकता था, ये आखिर नीचे ही क्यों आया। तो यहाँ से क्या कॉन्सेप्ट निकला कि जो अर्थ है, अर्थ भी तो आपका एक बॉडी है, वो एक दूसरे बॉडी को अपनी तरफ आकर्षित करती है। इसके बाद डिफरेंट डिफरेंट लॉ आए, जहां से आपका ग्रेविटेशन का लॉ जनरेट हुआ। तो चलो शुरू करते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन।
आई होप आपको ग्रेविटेशन का मतलब समझ में आ गया होगा। यूनिवर्स में कोई भी दो बॉडी हैं वो एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं, जिसको हम ग्रेविटेशन कहते हैं। ठीक, चलो अब न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन समझते हैं। देखो इसमें हो क्या रहा है, पहले डिफिनेशन रीड करते हैं, फिर मैं आपको एग्जांपल से एक्सप्लेन करूंगा। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन स्टेट दैट एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स, इस ब्रह्मांड में चाहे जो भी बॉडी है, अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी, वो हर दूसरे बॉडी को अपनी तरफ खींचना चाहती हैं, which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between their centers. The direction of the force is along the line joining the particles. समझ में आया कि नहीं? इस ब्रह्मांड में कोई भी बॉडी, उसके सराउंडिंग में जितनी भी बॉडी है, उसको अपनी तरफ आकर्षित करता है, और वो फोर्स कितना लगता है, वो उनके मास के प्रोडक्ट होता है, और उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो चलो मैं दो बॉडी लेके आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये हमारा एक बॉडी है और ये हमारा दूसरा बॉडी है। इसका मास है m1 और इसका मास है m2। ठीक, ये दोनों एक दूसरे से r डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी कितनी है, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी है r। अब ये देखो लॉ हमारा क्या कह रहा है कि जो फोर्स इस पे लगेगा, अगर इसको हम वन बॉडी माने, इस पे टू, तो वन पे कौन फोर्स लगाएगा, दो के कारण वन पे फोर्स लगेगा F1 2। इसी तरह दो वाला ये सेकेंड बॉडी क्या करेगा, फर्स्ट बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। यही तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। तो टू पे कौन फोर्स लगा रहा है, वन लगा रहा है। ये समझ में आया कि नहीं? अब लॉ क्या बोल रहा है, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। तो जो हमारा फोर्स है इनके बीच का, ठीक है, F12 अगर हम इनका मॉड ले लें, F12 ये मैग्नीट्यूड में बराबर हैं F21, आगे अभी वेक्टर्स आपको प्रूव भी करेंगे, इक्वल टू F। ठीक, तो जो हमारा फोर्स है ये हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जो मास हैं उनके प्रोडक्ट के, और किसके डायरेक्ट, किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जो इनके सेंटर के बीच, इनके सेंटर का ये याद रखना, उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और एक कौन सा फोर्स लग रहा है, सेंटर के अलोंग सेंटर से। इस चीज को याद रखना, अभी एक क्वेश्चन आएगा वहां आप कंफ्यूज मत होना। आपका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कौन सा फोर्स है, सेंट्रल फोर्स है, और जो उनके सेंटर को ज्वाइन करती है उसी लाइन के अलोंग ए फोर्स एक्ट करता है। तो यहाँ से मैं अगर सबको एक साथ कंबाइंड करूँ, m1 बाई m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर आएगा कि नहीं, बिल्कुल आएगा। अब जब कोई प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं तो हम एक ऐसी वैल्यू डालते हैं जो दोनों तरफ के टर्म को बराबर कर दे। तो यहाँ पे एक टर्म आ रहा है g m1 m2 बाई आर स्क्वायर। अब आप सोच रहे होंगे आखिर ये g है क्या, इसी g को इन्होंने नाम दिया ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और ये g क्या है आपका, g जो हमारा है, g इक्वल टू हमारा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये हमेशा कांस्टेंट, सार्वभौमिक कांस्टेंट है, कहीं भी जाओ इसकी वैल्यू बदलने वाली नहीं है, चाहे बॉडी आपकी स्मॉल हो चाहे बॉडी आपकी बिग हो। ठीक है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। अब इसकी वैल्यू कितनी होती है, अगर कोई नया टर्म आया है हमें उसका यूनिट, वैल्यू एंड डायमेंशंस, ये तीन टर्म चाहिए होते हैं। तो चलो इसकी वैल्यू लिखते हैं। इसकी वैल्यू जो होती है आती है 6 पॉइंट। देखो ये कैसे निकाला जाता है, वो टॉर्सनल मेथड है, वो आपके सिलेबस में है नहीं, तो केवल आप इतना ही याद रखिए जितना आपके सिलेबस में है। जी की वैल्यू है, कैपिटल जी है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। अब इसकी यूनिट, यूनिट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आप निकाल सकते हो, क्या आ जाएगा, न्यूटन। जब क्रॉस प्रोडक्ट करोगे फोर्स का न्यूटन, आर डिस्टेंस है, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, न्यूटन मीटर। देखो रटिए मत, मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ कैसे निकालना है। डिवाइडेड बाई m1 m2, m1 का केजी और m2 का केजी, तो केजी मिलके क्या हो जाएगा, केजी स्क्वायर। ये हुआ इसकी यूनिट, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। एग्जाम में कई बार ये पूछा गया है। अब इसका डायमेंशंस अगर आप निकालोगे
डायमेंशंस मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, डायरेक्ट फाइनल रिजल्ट लिख रहा हूँ, आप खुद से निकाल के वेरीफाई करना। अगर इसका हम डायमेंशंस निकालेंगे क्या आएगा, इसका डायमेंशंस आएगा m के पावर -1, l के पावर 3 एंड t के पावर 2। आप इसको निकाल के वेरीफाई कर देना क्या ये आ रहा है कि नहीं, और एग्जाम में डायरेक्ट पूछा गया है, इसको आपको निकालने आना चाहिए। जी की वैल्यू आप PYQ उठा के देखोगे। अब जो हमारा ये फोर्स है, कौन सा फोर्स है, सेंट्रल फोर्स है। यहाँ लिख देता हूँ F इज अ सेंट्रल फोर्स, इस सेंटर के अलोंग ही लगेगा। एक मैं आपको एग्जांपल दिखा दे रहा हूँ, कभी एग्जाम में ऐसे आए तो कंफ्यूज मत होना। मानो एक आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, एक ऐसे बॉडी दी है M1 और एक बॉडी M2 दी है। ठीक, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ है, मिडल में ले लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ है और इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ है। तो आप बताइए कि ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लगेगा। क्या ये डायरेक्ट इसके लाइन से इधर मत ऐड कर देना, ये सेंटर के अलोंग लगेगा। इसका सेंटर को जो ज्वाइन कराएगी उसी लाइन के अलोंग आपका ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा। तो कभी भी क्वेश्चन में ऐसे दे तो आप ए डिस्टेंस निकालना, न कि आप ये डिस्टेंस निकालोगे। अगर ए वाला निकालोगे, ये डिस्टेंस लेके आपने कैलकुलेशन किया तो ये आपका गलत हो जाएगा, आपका ए डिस्टेंस सही होगा। समझ में आया कि नहीं, आपका आर ए बनेगा, न कि आर। यहाँ मैं आपको समझा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट लोग ये गलती करते हैं एग्जाम में। ये सेंट्रल फोर्स है जो दोनों बॉडी के सेंटर के अलोंग एक्ट करता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये तो हमने मैग्नीट्यूड के फॉर्म में देखा कि हमारा ग्रेविटेशनल लॉ कैसे आता है। अब चलिए इसको वेक्टर के फॉर्म में देखते हैं। वेक्टर क्या होता है, अगर ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है तो वेक्टोरियल डायमेंशन और डायरेक्शन दोनों आएंगी। तो चलो उसी को हम यहाँ पे करते हैं। अभी मान लेते हैं हमारा सेम वही बॉडी है M1, एक दूसरी बॉडी है M2। इसका मास है M1 और इसका मास है M2। इनके बीच का जो सेंटर का डिस्टेंस है वो कितना है, R। ठीक, अगर इसको मैं 1 और इसको 2 मानूं, जो इनका ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा वो इनके सेंटर के अलोंग ही आएगा कि नहीं। इसको मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन दे के आपको कंफ्यूज करेगा। आप कंफ्यूज मत होना, दोनों बॉडी का जहां सेंटर हो वहीं पे ग्रेविटी फोर्स लगाना। इस अब देखो 1 पे कौन फोर्स लगाएगा, 1 किसको खींच रहा है, 2 को खींच रहा है। तो इस पे कौन फोर्स लगाएगा, 1 पे फोर्स लगाएगा 2। इसी तरह 2 पे कौन फोर्स लगाएगा, 2 पे फोर्स लगाएगा, 2 जो है 1 को ही तो अपनी तरफ खींचना चाहेगा। 2 पे किसके कारण फोर्स आएगा, 1 के कारण फोर्स आएगा। ये समझ में आया कि नहीं। अगर इसको हम बॉडी को नाम ए दे और इस बॉडी का नाम बी दे, तो इनके बीच जो यूनिट वेक्टर हमारा आएगा, यहाँ पे हम ये सब किसकी एनालिसिस कर रहे हैं, वेक्टर फॉर्म में हमारा फोर्स कितना होगा उसको देखने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, यहाँ से तो आपको समझ में आ रहा है, अगर ये मैग्नीट्यूड में बराबर है तो डायरेक्शन अपोजिट है, वहां से हम लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारा जो यूनिट वेक्टर है 1 से 2, ये R12 हमारा क्या है, यूनिट वेक्टर फ्रॉम ए टू बी। यूनिट वेक्टर देखो नोटेशन याद रखना, अगर आप फार्मूला रट्टा मारोगे क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। फ्रॉम ए टू बी, जैसे जैसे मैं डेरिवेशन ये सब आपको करा रहा हूँ सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और अगर आपने वेक्टर का मेरा सेशन देखा होगा, यूनिट वेक्टर, नॉर्मल वेक्टर, हर चीज़ वहाँ पे मैंने डिस्कस किया हुआ है, आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी डाउट है तो एक बार जाके वो वीडियो देख लीजिए वेक्टर का। यूनिट वेक्टर फ्रॉम, अभी हम कहाँ से कहाँ दूरी मेजर कर रहे हैं, 2 से 1 पे, फ्रॉम बी टू ए। ठीक, अब आप यहां से बताओ, अगर मैं F12 लिखूं वेक्टर के फॉर्म में तो हमें क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए और उसके साथ हमारा डायरेक्शन चाहिए, किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो चलो यहाँ पे फोर्स लिखते हैं। F पे कौन फोर्स लगा रहा है, F पे फोर्स लगा रहा है 1 पे 2। इसके कारण हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन क्या आया है, G। अगर इसका मास M1 है, M1 बाई M2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, जो इनके बीच का डिस्टेंस है। लेकिन इसका डायरेक्शन डायरेक्शन क्या होगा, यूनिट वेक्टर किस डायरेक्शन में जाएगी, इस पे कौन सा फोर्स लगा रहा है, 2 1 पे लगा रहा है। तो जो आपका यूनिट वेक्टर आएगा
2 1 ये लगा रहा है, देखो डायरेक्शन इधर आ रही है और फोर्स इधर लग रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं। एफ हमारा इधर लग रहा है और इसका जो हमारा डायरेक्शन है यूनिट वेक्टर का, ये दोनों अपोजिट हैं। तो यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हमारा एक निगेटिव साइन आएगा कि नहीं, बिल्कुल आएगा। क्यों आएगा, निगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट डायरेक्शन ऑफ एफ वेक्टर 1 इज अपोजिट टू दैट आर। इसका जो हमारा फोर्स है और यूनिट वेक्टर दोनों का डायमेंशंस अपोजिट है, इसको आप लिख लेना। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसी तरह अगर हम टू पे देखो, यहाँ पे अगर आपको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करना हो वो भी आप कर सकते हो। अगर इसको आप वेक्टर फॉर्म में लिखोगे क्या आएगा, आर वेक्टर 2 1 डिवाइडेड बाई आर, इधर से आर क्यूब हो जाएगा। वो लिख के मैं दिखा दूं क्या आपको। अगर आपको वेक्टर फॉर्म में यूनिट वेक्टर से जाना है -g m1/m2, अगर हम यूनिट वेक्टर को वेक्टर फॉर्म में लिखें तो क्या निकल के आएगा, आर वेक्टर किधर से किस डायरेक्शन में है, 2 से 1 डायरेक्शन, डिवाइडेड बाई इसके बाई आर आएगा, यूनिट वेक्टर का हमने कन्वर्जन किया है इनटू आर स्क्वायर। जब इसको और सॉल्व करेंगे -g m1 m2, अब देखो वेक्टर फॉर्म में आ गया कि नहीं, वहां आपको यूनिट में नहीं समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे हमारा आर क्यूब हो जाएगा, इसका हम क्या लेंगे, आर क्यूब का मॉड, यही देंगे ना। और ये हमारा किधर से किधर लग रहा है, जो आर है ये हमारा 2 से 1 की तरफ लग रहा है, डिस्टेंस 2 से 1 की तरफ। तो यहाँ पे आप इसका मॉड ले लेना, मॉड लेके स्क्वायर क्यूब करोगे, वही आंसर निकल के आएगा। समझ में आएगा नहीं, कभी कभी क्वेश्चन में अगर ऐसे दे तो इसको आप कन्वर्ट कर देना, इसलिए मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब चलो इसी तरह हम टू का एनालिसिस करते हैं। जो हमारा फोर्स 2 है, कलर चेंज कर देते हैं। अब जो फोर्स हमारा 2 है, एफ वेक्टर 2 पे कौन फोर्स लगा रहा है, 2 पे हमारा 1 लगा रहा है। तो यहाँ से -g m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब यहाँ मैं वेक्टर क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे अगर हमें वेक्टर के फॉर्म में लिखना रहे यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर हमारा आएगा 1 2। समझ में आया कि नहीं। अब आप ध्यान से, अगर इसको मैं इक्वेशन 2 बोलूं और जो यहाँ पे अभी दिया था इसको इक्वेशन 1 बोलूं, आप ध्यान से देखो, यहाँ यूनिट वेक्टर r21 है और यहाँ पे क्या है 1 2। तो हमारा जो डायरेक्शन है, ये दोनों यूनिट वेक्टर एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। ये दोनों एक दूसरे के क्या है, हमारा अपोजिट है। आर वेक्टर 1 2 इक्वल टू, अगर हम डायरेक्शन चेंज कर दें तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे कि नहीं, बिल्कुल बराबर हो जाएंगे। तो जब ये दोनों बराबर हो गए तो यहाँ पे क्या होगा, सो हमारा F21 और ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो हमारा जो वेक्टर फोर्स आया है 1 2 इक्वल टू, इसको हम क्या लिख सकते हैं, -f वेक्टर 2 1। यहाँ से आपको क्या समझ में आया कि जितना फोर्स 1 पे 2 लगा रहा है, जितना फोर्स 1 पे 2 लगा रहा है, उतना ही फोर्स 2 1 पे लगाएगा। मैग्नीट्यूड सेम होगा, केवल क्या डिफरेंट होगा, डायरेक्शन। यहाँ वेक्टर से देख के समझ में आ रहा था, यहाँ से मैंने मैथमेटिकल टर्म में भी आपको ये सब सारी चीज़ें दिखा दिया हूँ। और यहाँ पे जो मैं दिया हूँ, कभी कभी क्वेश्चन में वेक्टर के फॉर्म में अगर डिस्टेंस दे तो आपको ये वेक्टर का डिस्टेंस पोजीशन वेक्टर रख के इसको सॉल्व कर देना। तो अगर दो पिंड पर या दो मास पर फोर्स लग रहे हैं तो पहले पे जितना दूसरा फोर्स लगाएगा उतना ही दूसरे पे पहला फोर्स लगाएगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। इसका मतलब यही था। अब यहाँ से आपको ये क्या समझ में आया, अगर ये फोर्स सेम लग रहे हैं, फोर्स सेम लग रहे हैं तो हमारा कौन सा लॉ आता था, अगर एक दूसरे के अपोजिट होते थे तो यही, इसी को हम क्या बोलते थे, इट इज ए न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोटर मोशन। न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता था कि फोर्स तो बराबर रहेंगे, जैसे वहां मैंने पूरा डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया हुआ है कि अगर मानो एक घोड़ा है, वो किसी गाड़ी को खींच रहा है तो जितना वो पीछे लगाता है घोड़ा पैर से, उतना ही उसके आगे लगता है। समझ में आया कि नहीं। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। और ये हमारा क्या है, उतना ही फोर्स लगाते, हमारा एक्शन रिएक्शन पेयर है। इट इज एक्शन रिएक्शन पेयर। एक्शन रिएक्शन क्या होता है, आप एक बार न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को देखिए, वहां पे एकदम डिटेल में पूरा एक इस पे लेक्चर है। एक्शन रिएक्शन का मतलब ये समझ लीजिए कि
जितना आप किसी पे एक्शन करोगे उतने ही अमाउंट में सामने वाला आपको रिएक्शन करेगा। जैसे आपने किसी को एक हाथ मारा तो सामने वाले ने भी आपको सेम स्पीड उतने ही, जितने इंटेंसिटी से आपने मारा था अगर उतने ही इंटेंसिटी से आपको मारा तो उसी को बोलते हैं एक्शन रिएक्शन पेयर। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है वीडियो को पॉज करिए, एक बार फिर से देखिए, क्योंकि अभी चैप्टर जस्ट शुरू हो रहा है, पहला टॉपिक है, अच्छे से समझिए। अब चलो जी, जो हमारा नया टर्म निकल के आया है एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी, आखिर ये है क्या? इसका डेरिवेशन अपने सिलेबस में नहीं है, वो टॉर्सनल मेथड लैब में डिराइव हुआ था, वो सब पूरा नहीं है। बस आप इसकी वैल्यू याद रखना, यूनिट याद रखना और डायमेंशन याद रखना। इसके बाद क्वेश्चन हम करेंगे कैसे कैसे यूज करते हैं, पूरा समझ में आ जाएगा। अब चलिए इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी है द वैल्यू ऑफ जी डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ द बॉडी। जो आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी है, एक कोई बॉडी इतना छोटा है और मानो कोई बॉडी बहुत बड़ा है, तो ए हमारा जो जी की वैल्यू है, ए हमारा अगर एक सिस्टम में ए ले लूं और एक दूसरा सिस्टम मानो ए ले लेता हूं, तो बॉडी चाहे हमारा छोटा हो या स्मॉल हो, जी की वैल्यू सेम ही रहने वाली है। वो उनका नेचर क्या है, नेचर मतलब कि किससे बनी हुई है या उनका साइज क्या है, उस पर वो डिपेंड नहीं करेगा। इस चीज को याद रखना, एग्जाम में पूछा जाएगा। दूसरा पॉइंट है इट आल्सो डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द मीडियम बिटवीन द टू बॉडीज। ये जो हमारा है, इनके बीच में कोई भी मीडियम हो उस पे ये डिपेंड नहीं करता है। जैसे आप अभी इलेक्ट्रिक फोर्स पढ़ोगे वहां वो मीडियम पे डिपेंड करेगा। इनके बीच चाहे आप एयर डाल दो, चाहे वाटर डाल दो, या कोई अदर लिक्विड या केमिकल डाल दो, तो भी हमारा जी की वैल्यू सेम रहने वाली है। वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। ऐसा नहीं कि हम पानी में ले जाएंगे दो बॉडी, उनके बीच जी अलग लगेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। जो पानी में लगेगा जी वही आपका हवा में लगेगा, या किसी केमिकल में दो बॉडी डुबा दोगे तो भी जी की वैल्यू सेम ही रहने वाली है, वो कहीं नहीं बदलेगी। अगला पॉइंट, एज जी इज वेरी स्मॉल। जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स जी है, इसकी वैल्यू आप देखो कितना है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 kg, क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, यही यूनिट है। इसकी वैल्यू देखो 10⁻⁻11, कितना छोटी क्वांटिटी है। इसीलिए आप देखो जनरल जो आपकी जनरल लाइफ है उसमें आप एनालिसिस महसूस नहीं कर पाते। जैसे आप अगर हाथ में अभी कलम और कॉपी लेके बैठे हो तो कॉपी पेन को अपनी तरफ खींच रही है और पेन कॉपी को अपनी तरफ खींच रहा है। आपने मोबाइल फोन बगल में रखा है, आपका बॉडी मोबाइल को अपनी तरफ खींच रहा है, मोबाइल आपके बॉडी को खींचना चाहती है। लेकिन जी का टर्म इतना छोटा है कि उसका इफेक्ट हम महसूस नहीं कर पाते। इसका कब इफेक्ट महसूस होगा, जब हमारा जो बॉडी है वो बहुत ही बड़ी हो। वही ये कह रहा है एज जी इज वेरी स्मॉल हेंस ग्रेविटेशनल फोर्स आर वेरी स्मॉल अनलेस वन आर बोथ ऑफ द मासेस इज ह्यूज। जब तक उसमें से कोई भी एक मास बहुत बल्कि ना हो, क्योंकि जब तक m की वैल्यू 10⁻20 10⁻15 kg में नहीं होगी तब तक इसका इफेक्ट एकदम नेग्लिजिबल होगा। आप सोचो ना, 10 कुंतल का भी कुछ रख दो, 10 कुंतल का कितना ही होगा, उसको भी ग्रेविटेशन फोर्स का महसूस नहीं होगा। इसलिए आप देखोगे कि जनरल टर्म में इतनी हैवी हैवी ब्लॉक्स रहते हैं। आपके टर्म में आपके दिमाग में एक ख्याल आता होगा ना कि कोई भी बॉडी एक दूसरे को आकर्षित करती है तो पेन और हमारा ये कॉपी क्यों नहीं खींच, वो भी खींच रही है, लेकिन फोर्स इतना छोटा है कि आप उसको महसूस नहीं कर पा रहे हो। और उसको आप यहाँ इमेजिन कर सकते हो, क्यों, क्योंकि जी की वैल्यू बहुत ही छोटी है। तो ये जी की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इसको याद रखना, एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए अब अगला ग्रेविटेशनल फोर्स की हम प्रॉपर्टीज देखते हैं जो हमने एनालिसिस किया। आपने देखा होगा, यहाँ मैं एक स्लाइड ऐड कर देता हूँ, ठीक, तो आपको एक्सप्लेन करना आसान रहेगा। देखो यार, मेरा मेन मोटो है कॉन्सेप्ट सिखाना, चीज़ों को फील करना सीखिए। जब तक फिजिक्स में आपको फील नहीं आएगा क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे, ठीक। अब एक एक पॉइंट हम डिस्कस करते हैं और उसको एक एक करके समझते हैं।
पहला पॉइंट है इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर व्हाइल इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्सेस कैन बी अट्रैक्ट और रिपल्स। तो जो आपका ग्रेविटेशन फोर्स है ये हमेशा दूसरी बॉडी को अपनी तरफ खींचेगा, न कि उसको दूर ढकेलेगा, ठीक है। और जैसे कि आपने देखा होगा अगर चार्ज क्यू है, Q1 एक Q2 है, अगर ये पॉजिटिव पॉजिटिव है तो ये एक दूसरे को रिपेल करता है, मतलब एक दूसरे को दूर भेजता है। अगर मानो आपका दो चार्ज है, जो यहाँ पे पॉइंट है इलेक्ट्रिक फोर्स से, आगे आपका जब 12th का मैं फिजिक्स चालू करूंगे पूरा एकदम डिटेल में आपको सिखाऊंगा। अगर प्लस माइनस है, अपोजिट चार्ज है, तो एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। लेकिन ऐसा आपके ग्रेविटेशनल फोर्स में नहीं है, ये हमेशा क्या करेगा, अट्रैक्ट ही करेगा। अगला पॉइंट, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम बिटवीन द पार्टिकल्स while electric and magnetic forces depend on the nature of the medium between the particles। तो जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है, आपने देखा अभी जी का मैंने पूरा एक्सप्लेन किया, ये इनके बीच 1 और 2 के बीच कुछ भी मीडियम हो, एयर हो, वाटर हो, लिक्विड हो, कोई भी केमिकल हो, उस पर डिपेंड नहीं करता। जबकि आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये मीडियम पे डिपेंड करता है। आप जैसे इसमें आपने देखा होगा वाटर डालते हो तो पानी तुरंत आने लगता है, कोई इंसुलेटर टाइप का लकड़ी या वो सब डालो नहीं आता, एयर रहेगा तो भी बहुत कम हो जाता है। तो ये मीडियम पे डिपेंड करता है, इंटेंसिटी घटती है। अगला पॉइंट है इट होल्ड्स गुड ओवर अ वाइड रेंज ऑफ डिस्टेंस। इट इज फाउंड ट्रू फॉर इंटरप्लेनेटरी टू इंटर एटॉमिक डिस्टेंस। ये हमारा जो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, एकदम छोटी छोटी डिस्टेंस है इंटर एटॉमिक, ये हमारा 10 की पावर नैनो पिको सब मीटर में होती है, फर्मी। तो उसका जब स्क्वायर करोगे तो वहाँ भी आपने देखा होगा कि एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखते हैं, वहाँ पे भी ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा ट्रू होता है। कभी कभी पूछ लेगा कि आपका ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो क्या इंटरप्लेनेटरी या इंटर एटॉमिक डिस्टेंस पे वैलिड है कि नहीं, तो आपको अगर ये पॉइंट याद रहेगा तो आंसर आसानी से कर दोगे। अगला पॉइंट है इट इज ए सेंट्रल फोर्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। इट इज ए सेंट्रल फोर्स एक्ट्स along द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ टू इंटरेक्टिंग बॉडी। देखो ऐसा नहीं कि इसके अगल बगल और बॉडी नहीं, हम केवल दो को अपने सिस्टम में लेके एनालिसिस कर रहे हैं, इसलिए केवल दो को ही कंसीडर कर रहे हैं। तो एक कह रहा है कि जो इनके सेंटर सी और इसका सेंटर सी है, इनको ज्वाइन करने वाली लाइन जो है ये उसी के अलोंग एक्ट करता है, ठीक है। जो इनका ये लाइन ज्वाइन कराएगी दोनों सेंटर का, जो आपका ग्रेविटी फोर्स लगेगा वो इनके सेंटर को ज्वाइन कराने वाली लाइन के अलोंग ही लगता है। इस क्वेश्चन को आप, इस पॉइंट को अच्छे से याद रखना। अगला पॉइंट है इट इज ए टू बॉडी इंटरेक्शन, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू पार्टिकल्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेजेंस और absence ऑफ अदर पार्टिकल्स, सो द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इज वैलिड। देखो ये कह रहा है कि ऐसा नहीं है कि केवल दो ही बॉडी पे डिपेंड करता है, यहाँ पे आपका जैसे कई सारे बॉडी हो जाएं, तो आप देखो जो बॉडी हमारा 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे मानो इन नंबर के बहुत सारे बॉडी हो जाएं, तो ये वन ऐसा नहीं कि केवल 1 और 2 लगाएगा, इस पे सारे पार्टिकल को अपनी तरफ खींचेगा, ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन। अभी इसका आगे मैं पूरा इस पे एक क्वेश्चन और पूरा आपको कैसे कैसे सुपर पोजिशन होता है वो सारा आपको सिखाऊंगा। तो बस आपको वही बता रहे हैं कि जो आपका हमने सब डेरिवेशन कराया, ऐसा मत मानिएगा केवल ये दो ही बॉडी एक दूसरे पे लगा रही हैं, ये हम अपने एनालिसिस के लिए केवल दो बॉडी को लेके चल रहे हैं, उसके सराउंडिंग में जितनी बॉडी हैं सब एक दूसरे को अट्रैक्ट करना चाहती हैं, ठीक। अगला पॉइंट है इट इज द बिगेस्ट फोर्स इन नेचर, ये जितनी भी नेचर में फोर्स है उसमें सबसे बिगेस्ट फोर्स है, सबसे स्ट्रांग फोर्स आपका न्यूक्लियर फोर्स होता है, उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है और ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे छोटा होता है। ये भी पॉइंट एग्जाम में आपका आया हुआ है, तो इसको अच्छे से याद रखना। अगला पॉइंट है इट इज ए कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय इट इज ए पाथ इंडिपेंडेंट और वर्क डन इन मूविंग अ पार्टिकल राउंड अ क्लोज पाथ अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इज जीरो। आपको पता है ना कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स किसको बोलते हैं,
मैंने आपको पूरा डिटेल में कंजर्वेटिव की एक पूरा लेक्चर दिया हुआ है। अगर आपने पिछला याद है कि भूल गए, अगर आपको याद होगा समझ गए होंगे कि अगर वर्क डन हमारा एक क्लोज पाथ में 0 आता है, उस पे वो पाथ पे वर्क डन अगर डिपेंड ना करे तो हमारा क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है। लेकिन अगर हमारा वर्क डन पाथ पे डिपेंड करता है तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है। तो आपका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, इसलिए ये हमारा कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है, यहाँ पे डिटेल में है। अगला पॉइंट है इट इज एन एक्शन रिएक्शन पेयर। ये हमारा जो है, ये हमारा एक्शन रिएक्शन पेयर है। देखो अगर ये पॉइंट वन, एक मास 1 है और एक मास 2 है, तो इस पे देखो जितना फोर्स 1 पे 2 लगाएगा, जितना उतना ही फोर्स 2 पे 1 लगाएगा, बस डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। जितना फोर्स 1 पे 2 लगाएगा, अगर हम मैग्नीट्यूड में देखेंगे तो उतना ही फोर्स 2 पे 1 लगाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, हमारा एक्शन रिएक्शन पेयर है। समझ में आया कि नहीं? आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। यही था हमारा न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का जितना भी इम्पोर्टेंट पॉइंट वो सब सारे डिस्कस कर दिए हैं। अब इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं उनको हम डिस्कस करते हैं ताकि आपको आइडिया आ सके। चलो ये रहा पहला क्वेश्चन, जो हमने सीखा उसी को अप्लाई करते हैं। क्वेश्चन में क्या करा है, स्पेयर्स ऑफ द सेम मटेरियल एंड सेम रेडियस आर टचिंग ईच अदर सो दैट ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर के पावर 4। वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन को खुद से ट्राई कीजिए। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। अगर आपका आंसर सही आ गया तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं आया तो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, देखिए कि कहाँ पे मिस्टेक्स हुई। देखो यार ये कितना इजी क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है कि आपके पास 2 स्पेयर है, ठीक, एक ये स्पेयर 1 है और एक स्पेयर 2 है। ये दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं और जो इनका मास है, अगर हम इसको 1 माने और इसको 2 माने, तो जो हमारा मास m1 है वही मास m2 है, तो इसका कॉमन मास क्या ले लेते हैं, m। ठीक, और इनका जो रेडियस है वो भी हमारा सेम है। जो रेडियस हमारा r1 इक्वल टू r2 इक्वल टू r, तो यहाँ से हम क्या ले लेंगे, r, और यहाँ से भी इसका रेडियस क्या है, r। समझ में आया कि नहीं? तो आपको बोल रहा है कि आपको प्रूफ करना है जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स F है ये डायरेक्टली हमारा r के पावर 4 पे है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, केवल डेटा चेंज किया हुआ है, लेकिन कैसे सॉल्व करना है आप उस कॉन्सेप्ट को समझिए। मेन कॉन्सेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो अगर ये बॉडी 1 है, ये बॉडी 2 है, तो 1 क्या करेगी, 2 को सेंटर की तरफ खींचने की कोशिश करेगी कि नहीं, बिल्कुल करेगी। इसी तरह 2 क्या करेगी, 1 को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगी। समझ में आ गया कि नहीं? ये सेंट्रल फोर्स है, हमेशा सेंटर पे ही एक्ट करता है। तो यहाँ से R और यहाँ से R, इनके सेंटर के बीच का डिस्टेंस R प्लस R मिलके कितना आ गया, 2R। हमें मास पता है, सब कुछ पता है, तो क्या हम इसका निकाल सकते हैं कि नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स कितना आएगा, बिल्कुल आराम से। तो चलो यहाँ हमें रेडियस चाहिए, तो यहाँ पे आप देखो m इक्वल टू क्या होता है, m अगर इसका डेंसिटी सेम मटेरियल है, सेम मटेरियल है तो डेंसिटी भी आपकी क्या होगी, सेम होगी। तो यहाँ पे हम मास इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो m इक्वल टू डेंसिटी रो। अब ये हमारा अर्थ क्या है, हम नियरली ये हमारा क्या होता है, स्पेयर। एकदम परफेक्ट नहीं होता, लेकिन हम कैलकुलेशन के लिए अर्थ को स्पेयर ही लेके चलते हैं। तो स्पेयर का वॉल्यूम क्या आएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। ये हमारा m की वैल्यू आया। ठीक, अब चलो F इक्वल टू क्या होता है, F इक्वल टू जी, पहला क्वेश्चन है इसलिए डिटेल में, m1/m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ऐसे ही क्वेश्चन करने एकदम प्यार से आराम से करना, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है एकदम इजीली आप इसको कर लोगे। तो चलो वैल्यू पुट करते हैं, F इक्वल टू जी, m1 इक्वल टू m। अब हमें r के टर्म में चाहिए, डायरेक्ट मत रख देना, आर स्क्वायर मत कर देना, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। सेम मटेरियल बोला है तो यहाँ से आपको वॉल्यूम में कन्वर्ट करना होगा, इसीलिए कंफ्यूज करने के लिए ही आपको दिया हुआ था। तो m1 की जगह हम 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो रख सकते हैं कि नहीं। इसी तरह हम m2 की जगह रो
इंटू 4/3 पाई आर क्यूब रख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल रख सकते हैं। ये हमारा m1 है, ये हमारा m2 है, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू यहाँ कितनी है? दोनों सेंटर के बीच का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ मत ले लेना, सेंटर के बीच का डिस्टेंस ये है हमारा 2r, इसका स्क्वायर। अब हमें केवल रेडियस से मतलब, देखो g हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है, कांस्टेंट है, कहीं भी होगा इसकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। 4/3 पाई रो ए भी कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि सेम मटेरियल है। तो हमें रेडियस पे देखना है, यहाँ आर क्यूब और आर क्यूब कितना हो जाएगा? आर के पावर 6, और यहाँ आर स्क्वायर, तो यहाँ से आर 2 काट देगा, तो हमारा जो एफ आएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आएगा? आर के पावर 4। जो क्वेश्चन में हमसे बोला था आसानी से उसको हमने कर दिया। ऐसा नहीं कि ऐसे ही क्वेश्चन देके कुछ भी दे सकता है आपको, कभी मटेरियल कांस्टेंट देगा, कभी रेडियस किसी फंक्शन में दे देगा, तो उसको कोई नहीं घबराना, आराम से कॉन्सेप्ट से जाना, वैल्यू पुट करना, सारा आंसर निकल के आ जाएगा। और ये सब चीजें कैसे जनरेट होगी? जब आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। चलो अगला क्वेश्चन। अगर ये आपको नहीं समझ में आया, वीडियो पॉज करके एक बार फिर से कॉन्सेप्ट सीखिए, क्योंकि एग्जाम में 95% क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस की आदत डालिए, थ्योरी ज़्यादा मत रटिए, जितना मैं कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ उतना सीखिए, मोर देन सफिशिएंट है। चलिए अगला क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करिए और खुद से ट्राई। आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा। अगर आपसे सॉल्व हो गया तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं सॉल्व हुआ तो मैं कर रहा हूँ, और देखिए कि कहाँ पे आपसे मिस्टेक्स हुई। तो देखो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि दो पार्टिकल हैं जो एक सर्कल जिसका रेडियस r है उसके अराउंड ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन में मोशन कर रहे हैं। ठीक, तो चलो एक सर्कल बना देते हैं। हमारा एक सर्कल हो गया, इस पे एक पार्टिकल इसको ले लेता हूँ 1, और एक पार्टिकल मैं और ले लेता हूँ 2। ठीक, ये दोनों इस पे मोशन कर रहे हैं। यहाँ पे इसका सेंटर C है, और इनके जो रेडियस दिया हुआ है वो कितना है? रेडियस हमारा r है। ठीक, यहाँ तक कुछ दिक्कत है तो बताओ। अब आप हमें बताओ, अगर कोई भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है तो उसके सेंटर की तरफ एक फोर्स आता है, जिसको हम क्या बोलते थे? जिसको हम क्या बोलते थे अगर आपको याद होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या जनरेट होगा? हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स जनरेट होगा। याद है ना सेंट्रीपिटल? अगर हमारा कोई एक पार्टिकल है, मानो सर्कुलर मोशन कर रहा है, v वेलोसिटी से, m मास है, उसका रेडियस r है, तो उसके सेंटर की तरफ एक क्या लगता था? Fc, जो इसको सर्कुलर मोशन करने के लिए बांध के रखता था, नहीं तो इस पाथ से भाग जाता था। तो सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू क्या आती थी? mv² डिवाइडेड बाई r। याद है कि भूल गए? इस पे कम से कम मैंने 80 क्वेश्चन खुद प्रैक्टिस कराया था। आप जाके उस चैप्टर को देखिए, सर्कुलर मोशन को, पूरा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। देखो जितने भी चैप्टर आपको सिखाए जा रहे हैं सब एक दूसरे से रिलेटेड हैं, एक दूसरे से कंबाइंड हैं, इसलिए जितनी भी मैंने अभी तक आपको फिजिक्स सिखाई है सबको अच्छे से रिवीजन करते रहिए। अगर रिवीजन नहीं करोगे तो एग्जाम में क्वेश्चन नहीं होंगे। तो अब चलो किसी भी एक पार्टिकल का 1 या 2 का हम एनालिसिस करते हैं। तो इसमें देखो कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। एक तो आपका सेंट्रीपिटल फोर्स सी लग रहा है जो सेंटर की तरफ, और दूसरा आपका ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है एफ जी, जो इन दोनों को क्या एक दूसरे की तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है। तो अगर इनको बैलेंस करना है तो हमारा दोनों फोर्स क्या होने चाहिए? दोनों फोर्स हमारे बराबर होने चाहिए। एफ जी इक्वल टू एफ सी। एफ सी हमारा क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो चलो इसकी वैल्यू पुट करते हैं। हमसे वेलोसिटी पूछा है, जी m1, दोनों का मास सेम दिया हुआ है, तो m1 m2 की वैल्यू, फार्मूला एक बार लिख देता हूँ क्योंकि सेकेंड क्वेश्चन है। जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर इक्वल टू एम भी स्क्वायर बाई आर। अब चलो वैल्यू पुट करते हैं। जी m1 m2 इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? m इंटू एम स्क्वायर, और r की वैल्यू क्या है? ग्रेविटेशनल आपका सेंट्रल फोर्स है, दोनों के सेंटर के बीच की दूरी। r प्लस r कितना हो जाएगा? 2r। एक मिनट, यहाँ मैंने कैपिटल में लिखा है, इसको स्मॉल में कर देते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। r। ठीक, 2r का होल स्क्वायर इक्वल टू m भी स्क्वायर। क्वेश्चन में कैपिटल आर दिया है ना, तो उसी को रहने देते हैं, जो क्वेश्चन में दिया है उसी को लेंगे, r इंटू आर। यहाँ पे चलो वैल्यू पुट करते हैं। जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा? 2r।
टू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम भी स्क्वायर बाई आर। अब इसको जब सॉल्व करोगे एक एम से एक एम कैंसिल हो जाएगा, एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा। भी इक्वल टू हमारा क्या निकल के आएगा, 1/4 इंटू जी एम बाई आर। अब 1/4 इसका हम क्या ले लेते हैं, स्क्वायर रूट, तो वेलोसिटी हमारा जो निकल के आएगी, किस वेलोसिटी से लोग घूम रहे हैं, अगर इसका हमसे जो पूछा है 1/2 रूट जी एम बाई आर। देखो कितना इजीली हमने इसका सोल्यूशन निकाल लिया। और इस टाइप की क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आपसे पूछे गए हैं, तो अच्छे से इसको सॉल्व करना, क्योंकि कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स आएगा, जब वेलोसिटी पूछा है तो मतलब एक फोर्स तो और आना ही आना है। दूसरा, अगर दो पार्टिकल हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, जहां से ग्रेविटी फोर्स आएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है, वीडियो को पॉज करिए, एक बार फिर से देखिए, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। चलो इस पे एक और कॉमन क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन समझेंगे। एक मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं, इसको आप कॉन्सेप्ट बोल सकते हो, इसको क्वेश्चन के फॉर्म में ले रहा हूँ। अच्छे से समझिएगा, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है। और इसमें जितना अभी तक हमने सीखा सारी चीज अप्लाई हो जाएगा, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। इसका मास m है और इसका मास कैपिटल M है, ठीक। इनके बीच का जो डिस्टेंस है, इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो है हमारा r। अब आप बताओ, अगर दो बॉडी है, इसका सेंटर के अलोंग दोनों क्या करेंगे, एक फोर्स लगाएंगे, सेंट्रल फोर्स, यही होगा ना। इसका सेंटर ए है, मान लेते हैं C2, इसका सेंटर है C1। अगर ये बॉडी 1 है, ये बॉडी 2 है, तो 1 पे कौन फोर्स लगाएगा, 1 पे हमारा फोर्स लगाएगा F12। इसी तरह 2 पे कौन फोर्स लगाएगा, 1 लगाएगा, तो F21। इसका मतलब पता है ना कि 2 पर 1 फोर्स लगा रहा है। अब आपसे इस पे कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं और आपको कमेंट करके बताना है कि कौन सा सही है। पहला ऑप्शन, देखो मैं ऑप्शन लिख रहा हूं, तब तक आप क्वेश्चन सॉल्व करना ट्राई करो। F12 वेक्टर इक्वल टू माइनस F21 वेक्टर, क्या ये सही है। इसी तरह दूसरा ऑप्शन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आए हुए हैं, इससे आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। टाइम देखो, आज पहला वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन टाइम देके आप अच्छे से सीखिए। acceleration 1 ड्यू टू 2 इक्वल टू माइनस acceleration ऑफ 2 ड्यू टू 1, क्या ये सही है, डी। और अगला हमारा क्या हो सकता है, सेंटर ऑफ मास का ले लेते हैं, क्या ये 0 होगा, ई। वेलोसिटी वेक्टर ऑफ 1 इक्वल टू वेलोसिटी वेक्टर ऑफ 2 इक्वल टू 0। और ऑप्शन और क्या क्या बन सकता है, एफ। क्या वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास किस स्पीड से जा रही है, उसका निकालना है। अगर ये नहीं है तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट। देखो आप क्वेश्चन सॉल्व करना चालू कर दो जब तक मैं ये सब सारे ऑप्शन लिख रहा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे मैं सोचा ये क्वेश्चन आपको करा दूं। ये कोई भी स्टैंडर्ड बुक लोगे उसमें ये क्वेश्चन दिए हुए हैं और इससे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आपको ये सब मैं सिखा रहा हूँ। चलिए वीडियो को पॉज करिए और इसको अटेम्प्ट करिए। सारे ऑप्शन देखो यार, क्वेश्चन का आपको सही हो या गलत हो ये मैटर नहीं करता, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना जरूरी है। वीडियो को पॉज करो और सभी ऑप्शन को अटेम्प्ट करो कि क्या हो रहा है। आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा। अगर आपसे सॉल्व हुआ तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं हुआ मैं कर रहा हूँ, और आंसर मिलाइए कि कितने सही हुए और कितने गलत। और जितने भी लोग ये वीडियो को सीरियस होकर देख रहे हो, कमेंट में बताना कि मेरे सॉल्व कराने के पहले आपको कितने गलत और कितने सही हुए थे, ठीक। चलो अब इसको शुरू करते हैं एक एक करके। पहले समझते हैं कि फोर्स क्या क्या लग रहे हैं। जो हमारा फोर्स 1 पे 2 लगा रहा है, वेक्टर फोर्स है, यही लगेगा ना, F12। इसको हम क्या लिख सकते हैं, जी एम। इसका मास कैपिटल एम है, इनके बीच का डिस्टेंस आर स्क्वायर। ये देखो प्लस इधर डायरेक्शन में, तो इधर मैं प्लस आई कैप ले लेता हूँ, वेक्टर लिख रहा हूँ। इसी तरह हम एफ वेक्टर 21, इसका हम क्या लिखेंगे, एफ वेक्टर 21 जी एम
इस पे कौन सा फोर्स लगा रहा है, स्मॉल m डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, लेकिन इसका डायरेक्शन क्या है, इसका डायरेक्शन अपोजिट है, माइनस आई कैप, तो माइनस को मैं यहाँ दे देता हूँ, इधर आ जाएगा आई कैप। अब ध्यान से पहला ऑप्शन देखिए, इन दोनों इक्वेशन को देख के हम F1 वेक्टर 2 इक्वल टू, ये तो मैंने आपको अभी पिछले कुछ समय पहले एक्सप्लेन भी किया था, क्या ये लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो पहला ऑप्शन हमारा क्या हुआ, सही। अब चलो ऑप्शन बी की बात करते हैं, समेशन ऑफ एफ नेट। अब दोनों नेट फोर्स पूछ रहा है, तो नेट फोर्स हमें इन दोनों का क्या चाहिए, एडिशन चाहिए। एफ वेक्टर 1 2 प्लस 2 पे फोर्स लगा रहा है 1, अब एक प्लस है एक माइनस, तो इनका जो नेट फोर्स आएगा वो क्या निकल के आएगा। तो कभी भी आपसे पूछे कि किसी सिस्टम पर नेट फोर्स ग्रेविटेशन के कारण कितना आ रहा है, तो जीरो आ रहा है। उस बॉडी पे इंडिविजुअल कितना लगा रहे हैं वो अलग है, जो जी एम ओ एम बाई आर स्क्वायर आ रहा है। अगर उसको पूरा एक सिस्टम मान लो, तो उस पर जो नेट फोर्स लगेगा वो कितना निकल के आएगा, वो जीरो आएगा। यहाँ आपने मैथमेटिकल से भी देख लिया। अब चलिए असोरेशन पे बात करते हैं। अब देखो यार, अगर फोर्स लगा है, अगर इसको आप अभी एक बॉडी मानो, F12 लग रहा है, तो जरूर आगे जाने की कोशिश करेगा। ये भी इस जब अट्रैक्ट बोलेगा, खींचेगा अपनी तरफ, तो क्या करेगा, खींचने आने की कोशिश करेगा, तो जिसके कारण क्या हमारा जनरेट होगा, असलरेशन। तो उसके बारे में कमेंट करते हैं। असलरेशन क्या होगा उसको हम देखते हैं। असलरेशन इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे फोर्स इक्वल टू आपका क्या होता है, फोर्स इक्वल टू मास इंटू असलरेशन होता है, और असलरेशन इक्वल टू क्या होगा आपका, फोर्स बाय मास। एक कॉन्सेप्ट याद है ना, इसी को हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो चलो हम पहले के लिए लिखते हैं, असलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, ये वेक्टर 1 2, इसके कारण हमारा क्या आएगा, फोर्स हमारा कितना है, जी एम एम, यही था ना, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू मास। मास ध्यान रखना, हमें 1 के लिए एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं, न कि 2 के लिए। तो 1 का मास कितना है, स्मॉल m इंटू आई कैप। डायरेक्शन भी लिखना जरूरी है, तो यहाँ पे जब लिखेंगे क्या निकल के आएगा, स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल हो जाएगा, जी एम बाई आर स्क्वायर आई कैप। याद रखना, एक्सेलरेशन इसका नहीं, इसको काट दिया है, इसके कारण आ रहा है, जो दूसरा बॉडी है। इसी तरह एक्सेलरेशन वेक्टर हम दूसरे का 1 के कारण लिखेंगे, जी एम इंटू एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब यहाँ किसके मास को डिवाइड करेंगे, सेकेंड वाला, तो सेकेंड वाला कैपिटल एम इंटू माइनस आई कैप, डायरेक्शन अपोजिट है ना, तो आई कैप माइनस आ जाएगा, यहाँ से निकल के आएगा जी एम बाई आर स्क्वायर, और ये क्या है हमारा, माइनस में है, माइनस आई कैप। अब चलो हमारा एक्सेलरेशन की बात हो गई, कमेंट करना शुरू करते हैं। क्या एक्सेलरेशन 1 2 और ए बराबर हैं, बिल्कुल नहीं बराबर हैं। देखो यहाँ कैपिटल एम है, यहाँ स्मॉल एम है, दो अगर मास सेम रहते तभी बराबर होते, यहाँ पे हमने मास डिफरेंट लिया है, कॉन्सेप्ट समझिए। तो हमारा सी ऑप्शन क्या हुआ, गलत। अब चलो, अगर हम इन दोनों को एक पार्टिकल माने, एक सिस्टम, तो इसका कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास होगा। सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट याद है कि भूल गए। अगर इसको हम इंडिविजुअल अलग अलग पार्टिकल कंसीडर करें, तो इनका सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब कैसे निकालते थे, पिछले ही लेक्चर में पूरा डिटेल में डिस्कस हुआ है, तो आई होप आपको याद होगा। तो चलो अब सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन निकालते हैं। ऑप्शन डी पे कमेंट करते हैं। अब आप ध्यान से बताओ, जब हमारा नेट फोर्स, मैं आपको पहले डायरेक्ट बता रहा हूँ फिर मैथमेटिकल से भी, अगर हमारा नेट फोर्स जीरो है, तो यहाँ से हमारा एक्सेलरेशन क्या आएगा, एक्सेलरेशन हमारा एफ नेट डिवाइडेड बाई टोटल मास आता था, यही आता था समेशन ऑफ मास। अगर हमें ए वेक्टर निकालना था नेट, तो यही फार्मूला होता था। अगर ये हमारा जीरो है, तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना आएगा, ये हमारा निकल के आएगा जीरो। तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो बिल्कुल सही है, ठीक है। अगर इसको आपको रखना है तो इस फार्मूले में भी रख के चेक कर सकते हो। अगर हमें सेंटर ऑफ मास का निकालना होता था, दो पार्टिकल थे, क्या फार्मूला था, m1 a1 प्लस m2 a2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, याद है कि भूल गए। यहाँ पे आप m1 जिसका है, m1 के लिए ए रखना, m2 के लिए ए रखना, और a1 a2 की यहाँ पे वैल्यू रखना, तो आप देखोगे ये आपके लिए होमवर्क है। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकल के आएगा जीरो।
इस फार्मूले में भी आप इसको डिराइव करना, रख के देखना, सारा वही निकल के आएगा। अब चलो अगला ऑप्शन की बात करते हैं, ई वेलोसिटी की बात करते हैं। अब जब इसने इसको खींचा तो ये क्या करेगा, जब खींचा तो भैया जाने की कोशिश करेंगे। इन्होंने चल दिए, किस स्पीड से चले, मान लेते हैं v1 वेलोसिटी से, और इसको भी जब फोर्स लगा के खींच रहे हो तो ये भी v2 स्पीड से इसकी तरफ जाना शुरू किया। अब वेलोसिटी पे कमेंट करते हैं कि क्या होगा हमारा, ठीक है। अब आप बताओ क्या वेलोसिटी सेम रहने वाली है या दोनों का वैल्यू जीरो आएगा? कभी जीरो नहीं आएगा, ये तो देखते ही गलत आ गया। इसका चलो आपको एक्सप्लेनेशन देते हैं। अब आप हमारा बताओ, अगर हमारा असलरेशन सेंटर ऑफ मास जीरो है, एक किस किस केस में होता है? जब हमारा वेलोसिटी क्या हो, वेलोसिटी हमारा सेंटर ऑफ मास का क्या हो। अगर वेलोसिटी हमारा कांस्टेंट है तो क्या होता है, असलरेशन जीरो होता है। और कभी कभी क्या होता है कि वेलोसिटी अगर जीरो है तो उस केस में भी असलरेशन हमारा जीरो होगा। ये दो पॉसिबिलिटी होती हैं, लेकिन ये जो है ये वेलोसिटी ऑलवेज ट्रू है, ऑलवेज नॉट ट्रू। लेकिन ये जो सेकंड वाला है हमेशा क्या होता है, ट्रू होता है। तो यहाँ से हमारा जो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकल के आया है वो हमारा क्या होगा, वो हमारा कांस्टेंट होगा। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट ऑप्शन जी है। एफ एक कतई जीरो नहीं होगा, ये ऑलवेज ट्रू नहीं होता। अगर हमारा, मैंने जब आपको मोशन सिखा रहा था सेकेंड चैप्टर, वहाँ पे इसके बारे में पूरा डिटेल में एनालिसिस हुई है कि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। अगर हमारा वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन हमारा वहां पे क्या आता था, एक्सेलरेशन हमारा जीरो आता था जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती थी। ये हमेशा ट्रू होता है। लेकिन वेलोसिटी जीरो हो, कुछ टाइम बाद तो इंक्रीज भी हो सकती है, तो उसके बारे में हम प्रॉपर कमेंट नहीं कर सकते। इसीलिए मैं लिखा हूँ ऑलवेज नॉट ट्रू, मे आर मे नॉट बी, ये लिख देता हूँ, मे और नॉट, मे आर मे नॉट बी, क्योंकि इस पे हमारे पास कोई प्रॉपर क्लियरिफिकेशन नहीं। लेकिन ये जो सेकंड वाला है हमेशा सही होता है। अब चलो अगला देखते हैं, कितने ऑप्शन आ गए, जी हो गए। अब आप बताओ कि क्या v1 और v2 ये कांस्टेंट होंगे, इंडिविजुअल वेलोसिटी कांस्टेंट होगी? इंडिविजुअल वेलोसिटी तो कभी नहीं कांस्टेंट होगी, क्योंकि आप एक्सेलरेशन देखो, एक्सेलरेशन हमारा क्या है, जी एम बाई आर स्क्वायर, इधर जी एम बाई आर स्क्वायर, और आपका एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम। ए इक्वल टू क्या आता था, जब आप निकालोगे, अगर एक का, जब दोनों का एक्सेलरेशन ही नहीं सेम है तो क्या दोनों की वेलोसिटी सेम आएगी? कभी नहीं सेम आएगी। तो जिसके कारण हमारा ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगर सारा कॉन्सेप्ट आपको ना समझ में आया हो तो वीडियो पॉज करके कैसे कैसे किया हूँ सारा कॉन्सेप्ट को समझ लेना, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए और फिर से पूछे जाएंगे। और ये सारा जो हमने पिछले सेशन में अब तक सीखा हुआ, चाहे सेंटर ऑफ मास हो, या न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन हो, या मोशन इन प्लेन हो, या मोशन इन स्ट्रेट लाइन, उसी पे सारा ये बेस्ड सारे कॉन्सेप्ट थे। अगर वो सब आपका क्लियर है तो इसको आसानी से कर लोगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये सब सारा पॉइंट समझ में आया ना, मैंने सबका एक्सप्लेनेशन करके भी आपको दिखा दिया है। और यहाँ पे ये अगर आप करना चाहो तो मैथमेटिकल फॉर्म में भी रख के चेक कर लेना। और ये समझ में आया ना, ये v1 v2 क्या कांस्टेंट कभी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि दोनों का जब एक्सेलरेशन ही सेम नहीं है। यहाँ आप देखो a12 और a21 दोनों डिफरेंट है। यहाँ पे जब एक्सेलरेशन सेम नहीं है तो वेलोसिटी सेम होने की कोई चांस ही नहीं है, इसलिए ऑप्शन हमारा गलत हो गया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अभी मैंने आपको बोला था प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन डिस्कस करेंगे। जब मैंने ग्रेविटेशन का आपको सिखाया था अभी प्रॉपर्टीज, ग्रेविटेशन फोर्स का, वहां पे एक पॉइंट आया था कि प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन को वैलिड होते हैं। तो चलो उसको समझते हैं कि आखिर होता क्या है प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन। ये कुछ नहीं होता, मान लेते हैं हमारे पास n नंबर के पार्टिकल हैं, ऐसे ही m नंबर के पार्टिकल हैं। अब हमारा, इसको मैं मान लूं अगर 1 2 3 4 ऐसे डॉट डॉट करके मान लेते हैं हमारे पास n नंबर के पार्टिकल हैं। अब जो पार्टिकल ये हमारा मानो है यहाँ पे सेंटर पे कोई भी, तो ये पार्टिकल सबको क्या करना चाहेगा, अपनी तरफ खींचना चाहेगा कि नहीं? ये ये सारे इसको ये खींचना चाहेगा, ऐसे ही तो फोर्स लगेंगे।
ऐसा नहीं, अभी तक हम क्या कर रहे थे कि दो पार्टिकल को लेके ही कंसीडर कर रहे थे, लेकिन अगर हमारे पास दो से ज़्यादा पार्टिकल रहे तो उनका हम कैसे करते हैं, उनके लिए हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आता है। इन सब पे जितना लग रहा है फोर्स दो दो पार्टिकल के कारण, सबका सम ले लेना है। और कौन सा सम लेना है? वेक्टोरियल सम। उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब अगर हम मान लें कि ऐसे हमारे पास n नंबर के पार्टिकल हैं और ये हमारा m है, ठीक है, समझ में आया कि नहीं? अगर ये हमारा m पार्टिकल है और ऐसे ही n नंबर पे हमको निकालना कितने फोर्स लग रहे हैं, समझ में आया कि नहीं? F नेट ऑन m n। अगर कोई हमसे पूछे कि हमारे पास जो ग्रेविटी फोर्स लग रही है m पे, किसके कारण, एक मिनट, F नेट, एक कलर चेंज कर देते हैं तो और आसानी होगी आपको दिखने में। एफ नेट किसके कारण हमें लिखना है? एम और एन पे। ऐसे मानो हमारे पास जितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो, ये नहीं जरूरी कि कितना दिया हुआ, एम ऑन एन, एम पे एन ने कितना फोर्स लगाया, तो ऐसे मानो अब एम पे तो वन भी लगा रहा होगा, टू पे लगा रहा होगा, थ्री लगा रहा होगा, फोर लगा रहा होगा, फाइव सिक्स, ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे, सारे लगा रहे होंगे कि नहीं? सब लगा रहे होंगे। तो सबका क्या ले लेना है अपने को? सबको अपने को वेक्टर सम ले लेना है। तो हम क्या करेंगे? एफ वेक्टर एम एन, एन फोर्स के कारण कितना आ रहा है, इनटू मास इसके कारण कितना आ रहा है, प्लस एफ एम एन, एनवे पे देख रहे हैं ना, प्लस, और किसके कारण, अब किसके कारण, एन और टू, वो टू और इसका कंसीडर करेंगे। इसी तरह अगर हमारे पास एन नंबर ऑफ पार्टिकल है तो लास्ट वाला कितना बचेगा, एन माइनस वन, तो उसका वेक्टर सम ले लेंगे, एफ वेक्टर एम एन इंटू एम। एन हमारा नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, मत होना, और एम मास है। जैसे यहाँ इसका हम मानो आठवां पार्टिकल है, पहला है, तो आठ पे पहला कितना फोर्स लगा रहा है, आठ पे दूसरा कितना लगा रहा है, तीसरा कितना लगा, इसी तरह आठ पे सातवां कितना लगा रहा है, सबका हम वेक्टर सम ले लेंगे, वही हमारा नेट फोर्स देगा जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहे होंगे। इसी को हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बोलते हैं। चलिए इस पे एक क्वेश्चन करते हैं तो आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है? अच्छे से समझना, एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गया है और आपके सीबीएसई का भी है, तो इसलिए अच्छे से समझिए। एक एक आपको ट्रायंगल दिया हुआ है, आप पी वाई क्यू प्रैक्टिस करोगे, देखो इस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं। देखो वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, अच्छे से देखिएगा, क्योंकि इसी चैप्टर में, इसी टॉपिक पे आपका जितना भी बेसिक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, वो खत्म हो जाएगा। आगे हम ग्रेविटी के बारे में, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसको डिस्कस करेंगे। अब इस पे तीन पार्टिकल रखे गए हैं, इसका मास है m, इसका मास है 2m, और इसका मास है m। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल पे रखे हुए हैं। आपसे पूछ रहा है फाइंड नेट फोर्स ऑन मास, ये आपसे पूछ रहा है, यहाँ क्वेश्चन पे लिख देता हूँ, फाइंड। देखो यार, अगर आपने वेक्टर और ये सब मैथमेटिकल टूल का नहीं सीखा है, उसको जाके सीख लीजिए, क्योंकि इसमें वेक्टर का सम, रिजल्टेंट निकालना, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, सब देखो फिजिक्स में पूरा यूज हो रहा है। अगर वो सब नहीं आता तो आप कंफ्यूज होंगे और क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो उसका 15 वीडियो मैंने बनाया हुआ है, उसको जाके देख लीजिए। अगर आप उतना देख लोगे, आपको कहीं भी कुछ भी डाउट नहीं आएगा मैथ के रिलेटेड, फिजिक्स में। अब देखो, आपको बोल रहा है कि नेट फोर्स बताइए एम और 2m पे, आपको दिया हुआ है कितने आ रहे हैं, मान लेते हैं जो m पे फोर्स आ रहा है, एफ एम, वो हमारा आ रहा है x जी एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई, और इनके बीच का डिस्टेंस a दिया है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो डायमेंशंस बराबर होगी a स्क्वायर। इसी तरह 2m पे कितना फोर्स आ रहा है, y जी एम स्क्वायर, जी पता है ना ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। बोल रहा है फाइंड एक्स एंड वाई। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पहले आप इसको खुद से ट्राई कीजिए। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। अगर आपसे सॉल्व हुआ तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं सॉल्व हुआ तो मैं कर रहा हूँ, अब देखिए कि कहाँ पे मिस्टेक्स हुई। अब आप ध्यान से एक पार्टिकल को, जो हमने अभी तक सीखा वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे। यहाँ पे देखो दो मास हैं,
पहले हम तो 2 को ही ले रहे थे, लेकिन यहाँ पे 3 आ गए हैं। अब आप 2m को देखो, 2m पे कौन फोर्स लगाएगा? 2m पे एक आपका ए वाला m लगाएगा, इसको मैं नाम ए बी और सी दे दूं। आपका ये जो ए मास है, एक फोर्स तो ए लगाएगा इधर, और एक दूसरा इसके कारण आएगा बी के कारण। आएगा कि नहीं? बिल्कुल आएगा। और इनके बीच एंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, एंगल कितना होता है? 60 डिग्री। दो फोर्स, उनके बीच एंगल 60 डिग्री है, तो हमें क्या चाहिए? रिजल्टेंट चाहिए। यही कॉन्सेप्ट लगाना है। इनके कारण एक बार ग्रेविटेशनल फोर्स निकालिए, एक बार इनके। अगर आपने वो सब देखा होगा तो इसको कर लिए होंगे। चलो पार्ट 2m। देखो यार, क्वेश्चन को ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत करना। जितना आसानी कम से कम में आप सॉल्व कर सकते हो, उतने आसानी से करना। इसका मास कितना है? 2m। इस पे एक फोर्स लग रहा है आपका F, क्योंकि m के कारण लग रहा है तो ये फोर्स सेम ही आएगा, और ये भी आपका ग्रेविटी फोर्स सेम ही आएगा। क्यों? क्योंकि ये भी मास सेम है, ये भी मास सेम है, 2mm, ये भी 2mm, तो फोर्स की वैल्यू सेम आने वाली है। और इसका मास है 2m, और इनके बीच का एंगल है 60 डिग्री। पहले हम रिजल्टेंट निकालते हैं, और f की वैल्यू हमारी कितनी होगी यहाँ पे? अगर हम f निकालेंगे, f इक्वल टू हमारा कितना आएगा? जी एम इंटू 2m डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा? 2gm स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। ये हमारा इंडिविजुअल आया है, ऐसे दो फोर्स एक दूसरे से 60 डिग्री पे हैं। तो चलो इनका रिजल्टेंट निकालते हैं। एफ नेट किसके कारण आया है? ये हमारा एम के कारण। तो एक क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर मतलब एफ स्क्वायर प्लस, अब तो याद हो गया होगा ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस 2f इंटू एफ इंटू कॉस। कॉस की वैल्यू कितनी है? 60 डिग्री। और कॉस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे, एफ नेट इक्वल टू हमारा आ जाएगा एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये भी एफ स्क्वायर, स्क्वायर रूट लेंगे तो √3, यही आएगा ना, √3f। एफ स्क्वायर का स्क्वायर रूट एफ आ जाएगा। अब जो हमारा नेट फोर्स आया है वो कितना आया है? √3f। और इसकी वैल्यू कितनी है? और ये हमने किस पे निकाला है? यहाँ पे लिख देते हैं, 2m पे निकाला है। इसकी वैल्यू रखते हैं √3 इंटू एफ। एफ की वैल्यू कितनी है इसके लिए? 2gm स्क्वायर, 2gm स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। यहाँ से अगर हम कंपेयर करेंगे तो हमारा x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी? अगर इसको और सॉल्व करें, 2√3gm स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। आप देखो क्वेश्चन में दिया हुआ था f2m, सॉरी f m पे अभी हम निकाल रहे हैं ना, f2m पे ना, सॉरी f2m पे। f2m पे क्या है? ygm स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो f2m आप इससे कंपेयर करो, यहाँ लिख देते हैं f2m इक्वल टू ygm स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर जी एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। जब यहाँ से आप कंपेयर करोगे तो y की वैल्यू निकल के आएगी 2√3। पहला आंसर अपना आ गया। अब इसी तरह हम किस पे करेंगे? इसी तरह हम इस पे m के कारण, चाहे a पे लो चाहे b पे, वैल्यू दोनों की सेम ही आने वाली है। तो किसी पे भी लेते हैं, हम a पे लेते हैं। अब a को ध्यान से देखो, इस पे एक फोर्स तो ये आएगा 2m लगाएगा, एक फोर्स हमारा 2m लगाएगा, और दूसरा फोर्स क्या लगाएगा? m लगाएगा। वहां पे दोनों फोर्स बराबर थे, लेकिन यहाँ पे दोनों फोर्स बराबर नहीं है। अगर इसको मैं F1 मान लूँ और इस, एक मिनट, इसको F1 मान लूँ और इसको F2, तो ए भी 60 डिग्री पे है। इसके बारे में आइए एनालिसिस करते हैं। अभी हमारा ये कैसे है? इनके बीच एंगल है 60 डिग्री, मास है m, ए है f, और ए है हमारा F1। अगर इधर हमने क्या लिया है? F1 F2, इधर है F1, इधर है F2। अब पहले इसके लिए हम निकालते हैं, A और B के लिए F। तो यहाँ के लिए अगर हम F लिखेंगे, जी एम इंटू एम डिवाइडेड बाई ए, आर की वैल्यू है ए स्क्वायर, ए आया हमारा F1। इसी तरह अगर हम F2 लिखेंगे,
F2 हमारा GM, अब M2 जो है वो हमारा 2M है, 2M/a²। तो यहाँ से हमारा जो F2 आया है, F2 हमारा F1 का कितना है, 2 टाइम्स है, 2F1। ये समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ पे मैं F2 की वैल्यू कितना डाल सकता हूँ, 2F1 डाल सकता हूँ कि नहीं? बिल्कुल डाल सकता हूँ। समझ में आया ना कैसे लिखा हूँ? कुछ नहीं किया, कॉन्सेप्ट समझिए। इस पे कौन कौन से इसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेंगे, एक तो B अपनी तरफ खींचेगा, एक 2M खींचेगा। तो इस पे कितने फोर्स महसूस होंगे, 2 फोर्स महसूस होंगे। एक होगा F1, एक होगा F2। F1 के कारण G मास M इंटू M/a², इनके सेंटर के बीच का डिस्टेंस। अब A और C के कारण G मास M, इसका मास 2M/a²। तो यहाँ से हम जब कंपेयर करेंगे जस्ट उसका डबल आएगा। तो चलिए अब इनके बीच का भी नेट निकालते हैं, F नेट। ये किसके लिए हम कर रहे हैं, M के लिए कर रहे हैं। तो ये हमारा आ जाएगा F1² प्लस F2² प्लस 2F1 F2। थीटा की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री, और cos 60, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। F नेट वैल्यू पुट करते हैं, F1², F2 की वैल्यू कितनी है, 2F1², और उसका स्क्वायर करेंगे तो F2 का कितना आ जाएगा, 4F1² प्लस 2F1 इंटू F2 की वैल्यू कितनी है, 2F1। यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा कितना निकल के आएगा, जब इसको हम सॉल्व करेंगे 2 से 2 तो ये कैंसिल हो जाएगा ना। ये जो हमारा 2 है, एक 2 से तो एक 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इसको यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि cos 60 इसको काट देगा, F1 इंटू 2F। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखो F1 4 1 5 2 7, तो F नेट M के कारण हमारा निकल के आएगा, कितना निकल के आएगा, √7F1। यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, F नेट ये किसके कारण आया है, F नेट हमारा M के कारण आया है, √7 इंटू GM, यही था ना, GM² कितना आया था, GMM, मतलब GM² डिवाइडेड बाई A²। और हमें क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, M पे कितना लग रहा है, x GM²/a², x GM²/a²। जब यहाँ से हम कंपेयर करेंगे तो हमारा x की वैल्यू निकल के आएगी √7। जो हमारा फाइनल आंसर आया, x इक्वल टू निकल के आया x इक्वल टू निकल के आया √7, और y इक्वल टू हमारा निकल के आया, कितना हमने निकाला था, 2√3। ये रहा हमारा आंसर। देखो कितना इजीली हमने इसको कर दिया। बस प्रिंसिपल आप सुपर पोजिशन याद रखना है, आप ग्रेविटेशनल कॉन्सेप्ट याद रखना है यार, कि कोई भी बॉडी है उसके सराउंडिंग में जितनी भी बॉडी है सब उस पर फोर्स लगाएंगे। जितने फोर्स लगा रहे हो सबका वेक्टर सम लेने का, क्या लेने का, वेक्टर सम। इसके बाद आपका आंसर निकल के आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है, वीडियो को पॉज करिए, एक बार फिर से देखिए, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो ये रहा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में बेसिक सी चीज़ें। जितना एग्जाम में जितना क्वेश्चन आता था वो सारा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। इसके अलावा एग्जाम में कुछ नहीं पूछेगा। अगला लेक्चर में हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्टार्ट करेंगे। उसके लिए आप इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर लेना, जो प्रॉपर्टीज हैं उसको देख लेना, और जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, मेन है क्वेश्चन सॉल्व करना। एग्जाम में आपके 95% क्वेश्चन आएंगे। अगर आप क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करना सीख लिए, थ्योरी को अप्लाई करना, तो डेफिनेटली आपकी अच्छी रैंक आ जाएगी। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइए वीडियो कैसा लग रहा है, क्योंकि जब तक आप लोग फीडबैक नहीं दोगे हमको नहीं पता चलेगा कि इसमें हमें और क्या इम्प्रूव की ज़रूरत है। और अभी मैंने आप लोगों के लिए टेलीग्राम पे हर दिन कुछ ना कुछ क्वेश्चन पोस्ट करता हूँ, आप उसको अटेम्प्ट कीजिए, और वो क्वेश्चन आपके एग्जाम के रिलेटेड है, आप उसको सॉल्व करोगे। एक्चुअल क्वेश्चन वो सब एग्जाम में पूछे हुए, मैं थोड़ा डेटा चेंज करता हूँ या डायरेक्ट वही क्वेश्चन डालता हूँ, तो उसको अटेम्प्ट कीजिए। जितना मैक्सिमम क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करोगे उतना कॉन्सेप्ट आपका स्ट्रांग होगा। और जितना अभी तक आपको सिखाया हूँ सारा चीज़ रिवाइज करके रखिए, क्योंकि रिवीजन नहीं करते रहोगे तो पढ़ने का कोई मतलब नहीं, जब एग्जाम आएगा उस समय सारी चीज़ें आप भूल जाओगे। तो चलिए इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए,
कोई डाउट है आप वीडियो के कमेंट में डालिए, या दूसरा प्लेटफॉर्म टेलीग्राम है जिसका लिंक मैं हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, वहाँ पे पोस्ट कीजिए, आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। और जितना यहाँ पे मैंने नोट्स डिस्कस किया है इसका पीडीएफ लेक्चर ख़त्म होने के बाद मैं टेलीग्राम ग्रुप में डालता हूँ, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर लीजिए। चलिए इसी के साथ सेशन समाप्त करते हैं। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें व लाइक करें। थैंक यू।